नमस्कार। फ्रीडम नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की विकास यात्रा के दौरान हम पहले स्तर में भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि रहे विभिन्न कंपनी के अधीन अधिनियम एवं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू किए गए भारतीय शासन अधिनियमों के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। भारतीय संविधान की विकास यात्रा। भारतीय संविधान की विकास यात्रा। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास और संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत या कौन कौन से अधिनियम लगे, किस तरह से शासन चला और क्या उन अधिनियमों ने भारतीय संविधान को प्रभावित किया, इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हम भारतीय संविधान के विकास को मुख्य रूप से दो चरणों में बांटते हैं या दो भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हमारा अध्ययन सरल व स्पष्ट हो जाता है। तो पहला आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट। यानी कि पहले दौर में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में प्रतिस्थापित थी उस समय ब्रिटिश क्राउन थी, उसने कुछ उस कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐसे एक्ट पास किए जो एक्ट भारतीय संदर्भ में भी महत्वपूर्ण थे और उन एक्टों से कुछ चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ी गई या उसमें से कुछ परिवर्तन करके जोड़ा गया। तो वो हमारी सारी चीज़ें भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जितने एक्ट रहे उन एक्टों का अध्ययन करते हैं। दूसरा इसका जो अपना अध्ययन का संदर्भ रहता है वो रहता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियम, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन नियम या अधिनियम। ब्रिटिश क्राउन का मतलब है कि जब भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई थी तो क्रांति के बाद में भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः से समाप्त कर दिया गया था और भारत है वो सीधा सीधा ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया था। और ब्रिटिश ताज के अधीन के अंतर्गत उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे अधिनियम जो प्रतिस्थापित किए गए, जो अधिनियम भारतीय राज्य व्यवस्था को कहीं न कहीं हद तक प्रभावित करते रहे और फिर हमारे संविधान में उनको किसी न किसी रूप में हमने ग्रहण किया है। जिसके अंदर एक सबसे बड़ा उदाहरण आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय शासन अधिनियम 1935 है वो हमारे भारतीय संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है या बहुत बड़ा भाग है जो 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे अन्य अधिनियम भी है जो हमारे भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करते हैं। तो भारतीय संविधान के जो विकास है उस संवैधानिक विकास को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट के तहत और दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो इससे पहले अपने को थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी को 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने का एक अधिकार पत्र सौंपा था। उस अधिकार पत्र के तहत ये कंपनी भारत के अंदर प्रतिस्थापित हुई और उसका एक लंबा इतिहास रहता है जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हो कि जो भारत के अंदर उस समय जो मुगल शासक था जहांगीर, उसने भारत के अंदर इसको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की
तो उसके बाद इनका विकास क्रम लगातार जारी रहा और इन्होंने अपने व्यापार को लगातार बढ़ाया भारत के अंदर। लेकिन 1665 ईस्वी है, 1665 ईस्वी, ठीक है ना। तो 1665 के इर्द गिर्द और एक 1757 के अंतर्गत 2 युद्ध होते हैं भारत के अंदर, ठीक है, जिसमें एक आता है बक्सर का युद्ध और एक आता है प्लासी का युद्ध। तो दोनों युद्ध अंग्रेजों के द्वारा लड़े गए थे और उन युद्धों के कारण ये कंपनी थी, उसका जो व्यापारिक क्षेत्राधिकार था वो व्यापारिक से बढ़कर साथ साथ भारतीय राजनीति को भी प्रभावित करने लग गया। यानी कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, यहाँ के जो राजा महाराजा थे, उनके कार्यों में कंपनी ने अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया था। तो जिसके चलते 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इस क्षेत्र में कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे। दीवानी अधिकार का मतलब है कि उस समय इस क्षेत्र में जितना राजस्व था वो राजस्व एकत्रित करने का अधिकार क्षेत्र किसके अधीन आ गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। तो कहने का मतलब जो कंपनी अब तक व्यापार कर रही थी वो धीरे धीरे भारतीय दीवानी अधिकार भी उसके अधीन आने लगे, तो उनकी आय भी बढ़ती गई, ठीक है ना, उनका प्रभाव भी भारत के अंदर बढ़ता गया। इस बात से जो ब्रिटिश संसद थी वो भी चिंतित थी, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद ने 1773 के अंदर जो उस समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त कमेटी बनाई, ठीक है ना, और उस गुप्त कमेटी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर प्रभाव देखा और उस प्रभाव को देखते हुए इस कमेटी ने एक सिफारिश की कि इस कंपनी को नियंत्रित किया जाए, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में इस कमेटी की सिफारिश पर ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उसने कैबिनेट के माध्यम से एक निर्णय लिया और एक अधिनियम पारित करके इस कंपनी को नियंत्रित करने की चेष्टा की, जिसको अपने बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी है वो एक तरह से नियंत्रित हुई और उसके बाद में उस पर लगातार नियंत्रण बढ़ता गया और लगातार नियंत्रण बढ़ने के कारण धीरे धीरे कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र थे उसको समाप्त करते गए। और एक दौर ऐसा आया कि भारत के अंदर जो भारतीय लोगों की दशा थी वो आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से दोनों रूपों से पिछड़ चुकी थी और भारतीय लोगों में जन जागरूकता भी आ गई थी, ठीक है। इस कारण 1857 की क्रांति हुई थी, जो अपने इतिहास में पढ़ते हैं उसके कारण, उसके परिणाम, तो उसका राजनीतिक महत्व भी है अपना आप में। तो 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद में भारत की जो शासन व्यवस्था थी, जो कंपनी चला रही थी, उसके एकाधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन था वो सीधा सीधा ब्रिटेन के अधीन चला गया, ठीक है ना। तो उसके बाद हम भारत को एक ब्रिटिश ताज के अधीन ले लिया गया और उसके बाद में ब्रिटिश संसद थी उसने भारत के ऊपर कानून लागू किए, ठीक है। उसके अंदर जो पहला कानून आया जिसको हम बोलते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1858। तो उसके बाद में लगातार हमारी जो व्यवस्था थी उसके अंदर परिवर्तन होते गए, बहुत सारे अधिनियम आए और बहुत सारे अधिनियमों के तहत हमने धीरे धीरे इसका विरोध किया और इसी तरह हमें 1947 में जाके अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली थी। तो वो अपना एक इतिहास है। हम इसका परिप्रेक्ष्य जो हमारा उद्देश्य है वो राजनीतिक है, क्योंकि हम राजनीति के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, हमारे संविधान की विकास के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके तहत कौन कौन से एक्ट आए और कौन से एक्ट की क्या विशेषता थी और किस एक्ट ने भारतीय संविधान को किस हद तक प्रभावित किया। इसके अंदर पहला जो अधिनियम आता है उसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है ना। दूसरा जो एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट। दूसरा जो एक्ट आता है वो कौन सा आता है? पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो मैं एक्ट लिखा रहा हूँ वो सारे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण एक्टों को ही लिखा रहा हूँ।
सारे एक्ट नहीं बता रहा, इसके अलावा भी कुछ 2-4 एक्ट ऐसे हैं जो आए थे जो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम उन पर चर्चा नहीं करने वाले। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया। उसके बाद में आया था एक चार्टर एक्ट 1793, ठीक है, इसका भी अपना एक महत्व है। उसके बाद एक एक्ट आया था चार्टर एक्ट 1813। उसके बाद भी एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट 1833। उसके बाद एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट 1853। उसके बाद 1857 में क्रांति होती है और क्रांति होने के बाद इस कंपनी का शासन हो जाता है खत्म और शासन सीधा सीधा चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के अधीन। तो ब्रिटिश ताज के अधीन शासन जाता है। उसके बाद में यहाँ भारत के अंदर कुछ अधिनियम लागू किया जाता है। उसमें से पहला आता है भारत शासन अधिनियम 1858, भारतीय शासन अधिनियम 1858। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1861। उसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1892। उसके बाद आता है भारतीय शासन अधिनियम 1909। उसके बाद आता है भारतीय शासन अधिनियम 1919। उसके बाद आता है भारतीय शासन अधिनियम 1935। उसके बाद आता है भारतीय शासन अधिनियम 1947। तो ये अधिनियम है। इन अधिनियमों का भी भारतीय संविधान पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना। कुछ प्रभाव इन एक्टों में भी पड़ा था, तो इनको हम सामूहिक रूप से अपने इसे टॉपिक में चर्चा का विषय बनाएंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक्ट। तो पहले हम चलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक्ट। तो नोट डाउन करते जाइए जो चीज़ें लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं पढ़े, इसके अंदर लिखाएंगे 2-2, 4-4 बातें महत्वपूर्ण हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से सीधी सीधी पेपर में पूछी जाती है। तो पहला हमारा क्या है, कंपनी के अधीन एक्ट। तो कंपनी के अधीन एक्ट आए, उसके अंतर्गत पहला जो अधिनियम रहता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की मुख्य बात क्या थी, उस पे अपने बात कर लेते हैं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है, पहली विशेषता है कि ये भारतीय संविधान के विकास का प्रथम सोपान माना जाता है। प्रथम सोपान माना जाता है। पहली विशेषता क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट है वो भारतीय संविधान के विकास का प्रथम सोपान माना जाता है। मतलब ये है कि भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि का जो पहला आधार है या पहला सोपान है वो क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, ठीक है ना, तो ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन? लॉर्ड नॉर्थ। तो लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, गुप्त कमेटी, ठीक है ना। उस गुप्त कमेटी ने क्या किया, कंपनी का अध्ययन किया, यानी कि कंपनी की जो शासन प्रणाली थी, उनके जो व्यापार के
तरीके थे, उनके जो राजनीतिक यानी कि उनको जो दीवानी मामले थे उसके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद एक निर्णय लिया क्या, कि इस कंपनी को नियंत्रित किया जाए। क्या किया जाए? कंपनी को नियंत्रित किया जाए, नहीं तो ये बाद में हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो नॉर्थ ने फिर क्या किया, वहाँ पर संसद के अंदर एक कानून पास किया, और वो कानून पास करने के बाद वो कानून इस कंपनी के ऊपर लागू कर दिया। क्या कर दिया? कानून कंपनी के ऊपर लागू कर दिया, और उसी कानून को क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की पहली बात क्या थी कि भारतीय संविधान के विकास का पहला आधार माना जाता है। दूसरी अगर बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या किया गया था कि जो कंपनी थी उसको नियंत्रित कर दिया गया था, कंट्रोलिंग कर दिया गया था, उसको रेगुलेट किया गया था, इसीलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना? तो इसके अंदर पहला प्रावधान ये था। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो उस समय क्या था कि भारत के अंदर अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी। ठीक है ना? एक थी बंगाल, एक थी मद्रास, ठीक है ना, एक थी बंगाल, एक थी मद्रास, और दूसरी थी बम्बई। बम्बई, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी का मतलब होता है 3 तरह की कंपनियों के छोटे छोटे भाग थे। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनका शासन मुख्य रूप से या उनका व्यापार मुख्य केंद्र थे वो 3 जगह थे, एक तो बंगाल के अंदर, एक मद्रास के अंदर, एक बम्बई के अंदर। उनको प्रेसिडेंसी बोलते थे, और प्रत्येक प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर हुआ करता था। क्या होता था? गवर्नर। ठीक है, एक इसका भी अपना गवर्नर था, एक इसका भी अपना गवर्नर था। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये कहा गया कि भी जो बंगाल का गवर्नर है, क्या बंगाल का गवर्नर है, उसको क्या बनाया गया है? गवर्नर जनरल बना दिया गया है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया है। और जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर है उनको अधीन कर दिया गया किसके? बंगाल के गवर्नर के। तो कहने का मतलब आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया गया था, तो आपका उत्तर आना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब अगर बात करें कि ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो दूसरा प्रावधान समझ में आ गया होगा। बंगाल का गवर्नर था, उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। तीसरा अगर प्रावधान देखें तो तीसरा प्रावधान था कि कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम से की गई, या वो ये कह दे कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस स्थान पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, कोई सी बात पूछ सकता है। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और ये स्थापना की गई 1774 के अंदर। यानी कि एक्ट था कौन सा? 1773, और की कब गई? 1774 के अंदर। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे इसके क्या थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बना था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, तो 3 बातें हो गई रेगुलेटिंग एक्ट की कि भारतीय संविधान के जो विकास था, ठीक है ना, उसका पहला सोपान माना जाता है ये। दूसरी बात, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। तीसरी बात, कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। चौथी बात अगर अपने देखें
तो ये जो गवर्नर था, ठीक है ना, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, चौथी बात अगर देखें तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, यानी कि अब पद क्या नाम हो गया, गवर्नर जनरल। तो इस गवर्नर जनरल को कार्य में सहायता के लिए, कार्य में सहायता के लिए 4 सदस्यों की, कितने सदस्यों की, 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद बना दी गई। ठीक है ना, 4 सदस्यों की क्या बना दी गई, कार्यकारिणी परिषद बना दी गई। ये कार्यकारिणी परिषद क्या करेगी, गवर्नर जनरल को वहाँ के प्रबंध करने में, यानी कि कंपनी के शासन प्रणाली को चलाने में सहायता करेगी। तो ये भी किसके तहत हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। तो इसके बाद अगर इस एक्ट की 5वीं बात देखें तो कंपनी के कर्मचारी, यानी कि कंपनी के जितने कर्मचारी थे और अधिकारी थे, ठीक है ना, कर्मचारी और अधिकारी थे, उनको रिश्वत या उपहार या कोई प्रकार की भेंट, चाहे वो कोई राजा दे या कोई भी दे, लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो यानी कि एक इसके अंदर काम क्या किया गया, कंपनी का छोटे से कर्मचारी से लेके बड़े से बड़े अधिकारी को न तो कोई रिश्वत देगा और न ही वो किसी प्रकार से किसी राजा से या किसी अन्य व्यक्ति से उपहार लेंगे या गिफ्ट लेंगे, किसी तरह का कुछ नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये रोक लगा दी गई थी किस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। उसके बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है ना, यानी कि जो कार्यकारिणी परिषद थी उससे क्या है, गवर्नर पर एक तरह से कंट्रोलिंग हो गई थी। जो ये 4 सदस्यों की जो कार्यकारिणी बनाई गई थी उससे क्या है, गवर्नर के कार्यों में थोड़ा बहुत नियंत्रण स्थापित हो गया। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि नियंत्रण किया गया। ठीक है, तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसकी 5 बातें मैंने महत्वपूर्ण बताई है और 5 में से कोई एक बात आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। अब अगला जो एक्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक छोटा सा एक्ट आया था 1781 में, ठीक है ना, 1781 में एक्ट आया था। जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी, उसको सुधारने के लिए 1781 में एक एक्ट डाला गया था जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, 1781 एक्ट था, इसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है ना, बहुत बार प्रश्न आता है कि किस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है, तो 1781 का जो अधिनियम है उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। और 1784 में जो एक्ट आया इसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है ना, तो पिट्स इंडिया एक्ट की अगर बात करें तो इसके जो प्रावधान थे, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कंपनी अब 2 कार्य कर रही थी। एक तो क्या कार्य कर रही थी, व्यापार का, और दूसरा कार्य कर रही थी राजस्व इकट्ठा करने का काम करना, राजस्व एकत्रित करने का। कहने का मतलब है भी कंपनी व्यापार का कार्य भी कर रही है और राजस्व कार्य भी कर रही है। ठीक है, तो ये कंपनी के जो कार्य थे उन कार्यों को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। कैसे किया गया कि इसके लिए 2 व्यवस्था की गई। एक तो की गई क्या कि एक नियंत्रक मंडल बनाया गया। क्या बनाया गया, नियंत्रक मंडल बनाया गया।
एक बनाया गया निदेशक मंडल, निदेशक मंडल, यानी कि कहने का मतलब एक तरह से निदेशक मंडल तो पहले ही था, जो 4 सदस्य थे वो एक तरह से उसको वो एक मतलब हेल्प के लिए थे भी। गवर्नर जनरल को कार्य करने के लिए एक कार्यकारिणी परिषद थी पहले से, रेगुलेटिंग एक्ट के से ही 4 सदस्यों की। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट में एक प्रावधान और कर दिया गया कि एक तो क्या बना दिया गया, नियंत्रक मंडल, और एक क्या बना दिया गया, निदेशक मंडल। तो नियंत्रक मंडल था, ये जो कार्य करता था, इसका काम क्या था नियंत्रक मंडल का? नियंत्रक मंडल का कार्य था राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करना। नियंत्रक मंडल का कार्य क्या था? राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करना। और जो निदेशक मंडल था, इसका कार्य था व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करना। तो कहने का मतलब इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो सबसे बड़ा प्रावधान यही था कि कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, व्यापारिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक निदेशक मंडल बनाया गया, और उसके जो राजनीतिक कार्य यानी राजस्व से जुड़े हैं, वो राजनीतिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। ये जो नियंत्रक मंडल था, इस नियंत्रक मंडल में 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। और 6 में इनमें एक सदस्य था जो चांसलर था, चांसलर यानी कि उसका अध्यक्ष था एक तरह से। और एक सदस्य था, उसको बोलते थे राज्य सचिव। क्या बोलते थे? राज्य सचिव। और 4 सदस्य थे, ये प्रीवी काउंसिल के थे। प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल का मतलब है ब्रिटेन की जो संसद है उसके अंतर्गत वहाँ की जो राज्यसभा है जिसको प्रीवी काउंसिल बोलते हैं, उसके 4 सदस्य थे। ठीक है ना, एक राज्य सचिव यानी कि मंत्री स्तर का व्यक्ति था, एक इसका चांसलर था जो कंपनी से जुड़ा हुआ था। ये 6 सदस्य मिलकर क्या कर रहे हैं? कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, कौन से कार्यों को? कंपनी के राजनीतिक कार्यों को। और जो उसके जो व्यापारिक कार्य है उनको नियंत्रित करने के लिए क्या है? निदेशक मंडल है। ठीक है। और दूसरी बात, गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, उसको सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की जो कार्यकारिणी है जो आपके रेगुलेटिंग एक्ट में बनाई गई थी, उसके अंतर्गत क्या किया गया? एक सदस्य को कम कर दिया गया। सदस्य कितने कर दिए गए? 3। ये भी प्रावधान किस में था? पिट्स इंडिया एक्ट में था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इस पिट्स इंडिया एक्ट का महत्व क्या था। भी इस एक्ट का महत्व क्या था? तो पहला महत्व तो यही था कि अब तक जो कंपनी भारत में शासन कर रही थी, ठीक है ना, अब तक जो भारत में कंपनी शासन कर रही थी उस शासन पर नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है ना। और अब भारत को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। भारत को क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। अब तक क्या कहते थे? इससे पहले भारत को एक कंपनी के अधीन बोलते थे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधीन है भारत। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में भारत को क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न की अगर लैंग्वेज ये हो कि भारत को ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन किस अधिनियम के तहत माना जाता है, तो वो उत्तर आपका आना चाहिए 1858 का अधिनियम। अगर प्रश्न ये आता है कि भारत के क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र किस अधिनियम में कहा गया, तो आपका उत्तर आना चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो ये इसके प्रावधान थे पिट्स इंडिया एक्ट के। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं 1786 का अधिनियम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अगला देखिए 1786 का अधिनियम।